नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। कांकेर में बवाल, लेकिन जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से कांकेर के आमा बेड़ा में स्थिति इस तरह से बन गई कि हमें भी सवाल पूछना पड़ रहा है और हम जानना चाह रहे हैं जिम्मेदार कौन है। मंगलवार को कांकेर से यह मामला सामने आता है। धर्मांतरण बहुत अति संवेदनशील मुद्दा है और यही है इस मुद्दे में चर्चा की सबसे बड़ी वजह। कांकेर का आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का बड़ेतेवाड़ा गांव, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, 3 दिन में तो बहुत सुन लिया होगा। जब एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार को लेकर विवाद होता है, वो धर्मांतरित व्यक्ति था और पूरा गांव हिंसा के अखाड़े में तब्दील हो जाता है। मौत और शव को दफनाने की प्रक्रिया पर संदेह जताया गया। ग्रामीणों ने कब्र से शव निकालने की मांग की। कब्र से शव को निकाल भी लिया गया, लेकिन उस वक्त जो स्थिति थी उसमें आदिवासी समाज और ईसाई समुदाय आमने सामने आ जाते हैं। ये हालात बिगड़ते गए। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस की टुकड़ियां मौजूद हैं। हिंसा में ASP आशीष बनछोड़ सहित 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और अब यह मामला सियासी रंग भी ले चुका है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाकायदा बयान जारी है। आप रिपोर्ट देखिए, पूरे मामले को समझिए। बीते 3 दिन किस तरह से वहां बीत रहे, ये पूरे मामले को आप समझ जाइए। उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में धर्मांतरण का सुलगता संतोष अब खुली हिंसा में बदल रहा है। ताजा चिंगारी कांकेर से भड़की, जहां एक बुजुर्ग के शव की दफन प्रक्रिया पर उठे सवालों ने पूरे गांव को हिंसा का मैदान बना दिया। कांकेर में आमाबेड़ा के तेवड़ा गांव में आदिवासी समाज और ईसाई समुदाय आमने सामने आ गए। पत्थर लाठियां चल रही हैं, यहां तक कि आगजनी भी हुई है। मंगलवार से चल रहे इस बवाल में 20 से ज्यादा ग्रामीण और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। गांव में अब भी तनाव का माहौल है। ये घटना बताती है कि आस्था, पारदर्शिता और संवाद के अभाव में मामूली शंकाएं भी बड़े टकराव में बदल सकती हैं। कांकेर के आमाबेड़ा के तेवड़ा गांव के आदिवासियों ईसाइयों में खूनी झड़प, शव दफनाने पर विवाद। बढ़े बवाल के बीच कब्र से निकाली गई लाश, पुलिसकर्मी समेत कई ग्रामीण हुए घायल। आदिवासी समुदाय ने ईसाई समुदाय के लोगों को गांव से बाहर खदेड़ते नजर आए। ईसाई समुदाय के लोगों ने भी लाठी डंडों से हमला कर दिया। विवाद बढ़ा। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक मामला शांत नहीं हो सका। विवाद की जड़ सरपंच के पिता की मृत्यु के बाद उनके शव को गांव में ही दफनाया जाना। चर्च में तोड़फोड़ की खबर, गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, इलाके में सतर्कता की अपील। इस मसले में डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा, भ्रमित करके लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है, ये सब बंद होना चाहिए। कांग्रेस को नारायणपुर का विषय भी याद होगा। वही क्षेत्र है, वही स्थिति है, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। नारायणपुर का विषय उनको ध्यान होगा, जो हुआ था वही क्षेत्र है, वही लोग है, वही परिवेश है, वही सब कुछ। वो जो कुछ उस समय हुआ था, जब SP वहाँ पे थे, उनका सर भी फूटा था, वो सबको याद है। इसमें ये समाज की चिंता का विषय है, इस पर इस तरह राजनीति नहीं करना चाहिए। इस पर स्पष्टता के साथ ये कहना चाहिए कि धर्मांतरण बंद होना चाहिए। ब्राह्मणों को फर्क नहीं पड़ता, जो ब्राह्मणवाद है भारतीय जनता पार्टी का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आदिवासी लोग हैं उन्हें तो वो वनवासी कहते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो वर्चस्ववादी हैं, जिनको लगता है कि एक ही तरह के सवर्ण लोगों का देश में सत्ता होनी चाहिए, जो मनुवाद के उपासक हैं, वो लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है और इस देश की जनता के अंदर उनको जवाब देने का पूरा दम है। कांकेर की घटना अब छत्तीसगढ़ की सियासत का नया युद्ध क्षेत्र बन चुकी है। धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी इसे सख्त कानून और कार्रवाई की जरूरत से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस माहौल बिगाड़ने और मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। जमीनी हकीकत ये है, जरूरत से ज्यादा ढिलाई और राजनीतिक बयानबाजी ने हालातों को और भी भड़का दिया है। अब इंतजार है तो स्पष्ट नीति और कठोर कानून का, क्योंकि जब तक कानून नहीं आएगा तब तक ऐसे मामलों पर राजनीति होती रहेगी और गांव-गांव में
तनाव की आग सुलगती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो सच आपके सामने है, फैसला आप कीजिए। आग लगा कौन रहा है, आग बढ़ा कौन रहा है, और अगर ये स्थिति बनी तो जिम्मेदार कौन है? आप हम कहेंगे धर्मांतरण का मुद्दा है, ये तो खूब चल रहा है, इस पर बीजेपी कांग्रेस को भी पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन वहां पर जो लोग घायल हुए, जो पुलिसकर्मी घायल हुए, ये बात पूरी तरह से सत्य है। जी हाँ, और बयान आते रहेंगे, लेकिन इस बीच में कहीं ये दर्द ना खत्म हो जाए। अब चर्चा शुरू करते हैं बेहद गंभीरता के साथ, और खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ देते हैं। हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। वात्सल्य मूर्ति जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। और हमारे सहयोगी इस वक्त काफ़ी घंटे से, कई घंटे से वहीं मौजूद हैं और उस हिंसा की तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वीरेंद्र। तो वीरेंद्र, लगातार हम आपके कैमरे के माध्यम से तमाम तस्वीरें देख चुके हैं, अभी क्या स्थिति है वीरेंद्र? बिल्कुल ताजा हालात बता दीजिए। अभी वर्तमान स्थिति की बात करूं तो कम से कम 700 से 8 जवान जो है अभी उस इलाके में तैनात हैं, जितने 3 चर्च हैं, 2 चर्च जो आमाबेड़ा में है, एक जो प्रार्थना जो भवन है वो जो है बड़े तेवड़े में, जहां पहली बार जो है वहां हिंसा हुआ गया था। 2 समुदाय, सर्व समाज और आदिवासी समाज जो आपस में भिड़ंत हो गए थे, वहाँ जो है भारी बल की जो पुलिस है वो कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर के जो पुलिस बल है वो वहाँ पहुंचे हैं। ताजा अपडेट है और हर एक जगह में चप्पे चप्पे में तैनात है। आमाबेड़ा की पूरे दुकानें बंद हैं, पूरे दुकानें को शटर लगा दिया है प्रशासन की तरफ से। वहाँ जो है बस्तर के जो है DIG वहाँ पहुँचे हैं, कलेक्टर पहुँचे हैं, यहाँ पुलिस अधीक्षक पहुँचे। और ताज़ा ये अपडेट है, पूरी तरीके से आमाबेड़ा पूरी तरीके से एक तरफ से पूरे जो है जवानों से जो है सब जगह जो तैनात है। जी चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि वहाँ पर स्थिति इसी तरह से रहे। अब बीते दिन वाला जो स्थिति आप वीरेंद्र दिखा रहे थे वैसी स्थिति तो ना बने, क्योंकि वो कल्पना बहुत खतरनाक है, वो तस्वीरें भयावह थी। हम अभिमन्यु जी का रुख करते। अभिमन्यु जी, पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? सब पूरी खबर आपके सामने है, अभी क्या स्थिति है वो वीरेंद्र ताज़ा हालात बता चुके हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को, आपके दर्शकों को भी, और सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इस सारी चीजों की जो सबसे मुख्यतः जिम्मेदार है, जो वर्ग संघर्ष की जिम्मेदार है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने राजनीतिक हितों के लिए इस तरीके के वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करती है, इस तरह के दंगे करवाने की कोशिश करती है, कानून व्यवस्था जो है चरमरा जाती है। भारतीय जनता पार्टी, जब अभी आपने देखा होगा इस मामले में सरपंच का घर जला दिया गया, SP को चोट आई, ऐसी चीजें मतलब आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति का एक हिस्सा है कि मैदानी इलाके जो हैं वहां पे आप हिंदू मुस्लिम करिए, और जो जंगली इलाके हैं वहां पे आप ईसाई और आदिवासियों के बीच में घर्षण कराना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए, धर्मांतरण केवल इनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। धर्मांतरण को लेकर के केवल ये वोट पाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जब केरल की नन पकड़ाई यहाँ पे, उस समय विजय शर्मा जी का बयान था कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री हैं केरल के, प्रदेश महामंत्री, वो आए, विजय शर्मा जी से मिले, बातचीत की, और बाकायदा नन को, जो दोनों नने थी, उनको अपने साथ ले गए। जबकि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले कहते थे कि मानव तस्करी का मामला है, लेकिन मिश्रा जी, उनको केरला में उनसे वोट चाहिए, इसलिए वहां के नेता आ गए भारतीय जनता पार्टी के। सामने आता है ना जी, वर्ग जब सामने आता है तो फिर वर्ग नहीं देखता ये सियासत वाली बातें, उनको अपना संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब उसके पीछे उनकी मंशा साफ है कि धर्मांतरित व्यक्ति को आदिवासी तरीके से ना किया जाए, उसका फ्यूनरल, उसका अंतिम संस्कार। तो ये बात अब हमें समझने में कितना समय लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने यही कहा कि इस बात को कंफ्यूज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आर्टिकल 25A जो भारतीय संविधान साफ तरीके से किसी को भी कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है, जो धर्म स्वतंत्र विधेयक है, उसके अनुसार आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन
उसको लेकर एक कानून लाने की बात की गई। आज इतने सत्र निकल गए, पिछले सत्र में कहा गया था बस इस सत्र में कानून आ रहा है। चुनाव के पहले ड्राफ्ट तैयार था इन लोगों के पास, चुनाव के पहले बड़ा मुद्दा बनाया गया छत्तीसगढ़ के अंदर जो धर्मांतरण के मुद्दे को, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो इसमें क्या समझ में आएगा? इसमें यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले उपयोग किया धर्मांतरण के मुद्दे को, अपने राजनीतिक रूप से उपयोग किया, और अब जब वो आग फैलने लगी है तो उसको कंट्रोल करने में ये सफल साबित नहीं हो रहे हैं। सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इस सब स्थितियों में हाथ है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ये हमारा कहना है। और हमारी सरकार जो है वो सबको साथ में लेकर चलने वाली सरकार थी। उसमें जबरदस्ती के इन्वॉल्व होकर के, पहले बजरंग दल को इन्वॉल्व करके, चंगाई सभाओं में भेज करके, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद को इन्वॉल्व करके सारी चीजों को जबरदस्ती राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, आप विरोध कर रहे हैं। वात्सल्य जी, मेरी कोशिश तो यही थी कि हम वहाँ के संघर्ष को समझें, और हमारी समझ कितनी ज़बरदस्त है यही हमारे दर्शक अब इंतज़ार भी कर रहे हैं। बहुत सवाल हैं अभिमन्यु जी के भी, लेकिन देखिए मैं कोई घेराबंदी नहीं करना चाह रहा यहाँ पर। मैं सिर्फ आपसे भी वही चीज़ पूछूंगा जो अभिमन्यु जी से पूछा। वर्ग विशेष की स्थिति, वो तनाव, वो आमने सामने की तस्वीरें, हमें ऐसा नहीं लगता कि अब कांकेर में ये जो हुआ है ये और कहीं रिपीट ना हो जाए? देखिए विवेक जी, मैं छोटे से उदाहरण से शुरुआत करूंगा। आपने जब अभिमन्यु जी से सवाल पूछा तो उन्होंने अपने पहले ही स्टेटमेंट में राजनीति घुसा दी। उन्होंने कहा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्मांतरण का मुद्दा कभी राजनीतिक मुद्दा रहा ही नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रहा है हमेशा से। और आज मैं आपके पास यहाँ डिबेट करने आया हूं तो मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा। हमारी सरकार है विवेक जी, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। जिसकी सरकार है, अगर प्रदेश में कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई पैदा होती है तो जिम्मेदारी हमें लेनी ही पड़ेगी। और मैं ये भी मानता हूं आप हम ही से तो सवाल पूछेंगे, आप कांग्रेस से तो सवाल पूछेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात विवेक जी, यहां पर एक चीज और समझने की है। देखिए, ये जो सिचुएशन इस क्षेत्र में पैदा हुई है, यही सिचुएशन अगर छत्तीसगढ़ के किसी और क्षेत्र में, मैं कहता हूं रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में पैदा होती तो इसे डील करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता। मगर जिस क्षेत्र में ये सिचुएशन पैदा हुई है वो संविधान की 5वीं अनुसूची के द्वारा संरक्षित क्षेत्र है। यहां पर इवन पुलिस बलों को, इंटेलिजेंस को, हर किसी को जो डील करने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट रहता है। ये संरक्षित क्षेत्र है। उसके बावजूद भी अभी आप ही के जो प्रवक्ता हैं वीरेंद्र जी ने बताया ना, पिछले 4 दिन से लगभग 1000 से 1200 पुलिसकर्मी वहां डटे हुए थे। आज की स्थिति उन्होंने बताई 800 पुलिसकर्मी डटे हैं। और मैं बताऊं, अगर ग्रामीणों की बात बताऊं, लगभग 6000 ग्रामीण आपस में लड़ने में उतारू हैं। मैं यहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, स्थिति और भयावह हो सकती थी अगर हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो पुलिस बल है, उन्होंने तत्परता नहीं दिखाई होती। क्योंकि विवेक जी, 6000 लोग आपस में एक दूसरे को मारने के लिए उतारू थे, मगर आज वहां पर इतनी ज्यादा अप्रिय घटना और हो सकती थी। मगर मैं तो तारीफ करता हूं, चीजों को संभाल लिया गया। मैं यहाँ से बैठे बैठे हमारे जो 1000 जवान वहां मौजूद हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। क्या वो इस वक्त वहां पर स्थिति बेहतर कर रहे हैं? और यही हम कह सकते हैं सर कि अब ऐसा फिर दोहराया ना जाए। मैं आऊँगा आपके पास और कानून को लेकर भी थोड़े सवाल करूँगा। एक बार फिर से हमारे सहयोगी वीरेंद्र का रुख करते हैं जो बहुत देर से वहाँ पर हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पर कई असमानताएं हैं। तो वीरेंद्र, आप ये भी कोशिश करिए कि कोई ऐसी असुरक्षित जगह पर अभी आप अनायास जाने का प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि स्थिति वहाँ पर अभी टेंशन में है। हाँ, फ्लैग मार्च निकाला है ये बताने के लिए पुलिस ने कि व्यवस्था पूरी तरह से उनके अब माकूल है। वीरेंद्र, स्थानीय स्तर पर क्या समझ में आया? आदिवासी क्या चाह रहे थे, ईसाई समुदाय क्या चाह रहा था, स्थानीय स्तर पर क्या समझ में आया है? जी, जो स्थानीय जो आदिवासी समाज है, जो सर्व समाज, वो यही चाहते थे कि अगर आप धर्मांतरित हो गए हैं तो आपको अलग से कब्रिस्तान दिया गया है, आप अपने कब्रिस्तान में जो है 100 को कफन दफन कीजिए। अगर आप आदिवासी हैं और आप आदिवासी गांव में अंचल में रहते हैं तो आप आदिवासी परंपरा के तहत जो है उस इलाके में जो 100 को कफन दफन कीजिए। अगर आप धर्मांतरित हो गए हैं, आप धर्म बदल लिए हैं, तो आप अपने ईसाई धर्म में जो कब्रिस्तान है वहाँ जो है
वहां जाके कफन दफन किए। अगर आप आदिवासी में रहते हैं तो उसकी परंपरा के अनुसार आपको जो है वहां कफन दफन कर रहे हैं, जिसको वो मांग कर रहे थे। और यहाँ जो है सरपंच जो है धर्मांतरित की, उसके पिताजी खत्म हो गए थे 15 तारीख को, उसके पिताजी जिला अस्पताल में खत्म हो गया था। तो उनको जो है वहां से वो चुपचाप जो है गोपनीय रूप से अपने घर में ही खेत के बाड़ी में जो है वहां शव को कफन दफन कर दिया था, जिसको लेकर नाराजगी वहां के सर्व समाज जता रहे थे, ताकि कैसे गोपनीय रूप से जो बिना परंपरा, बिना आदिवासी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा के माध्यम से, वो जो ईसाई परंपरा के माध्यम से सर्व चुपचाप गोपनीय रूप से शव को दफन कर दी, उसको लेकर वो नाराजगी जाहिर करते। क्योंकि इसमें आदिवासी समाज नहीं थे, पूरे सर्व समाज उसमें शामिल हुए थे और तमाम जो ग्रामीण वो यहाँ पहुंचे थे। और 45 गांव के कम से कम 3 से 4 हजार ग्रामीण वहां पहुंचे हुए थे, जिसका विरोध प्रदर्शन पिछले 3 दिन से कर रहे थे। और उसको 3 दिन तक वहां प्रदर्शन चलता रहा और दो समुदाय जो आपस में भिड़ गए। मतलब यही बात समझ में आ रही है ना कि आदिवासी समाज का ये कहना है, अगर आप धर्मांतरित हो चुके हैं तो अब आप आदिवासी रीति नीति को ना अपनाइए, क्योंकि आपका धर्मांतरण आप कर चुके हैं। ये बात समाज में भी जग जाहिर होती है। और अब हम ये भी समझ सकते हैं कि आदिवासी जो समुदाय है उसने पहले भी अन्य जिलों में ये बात अपनी कही थी, लेकिन हमें बात वात्सल्य जी की भी माननी पड़ेगी कि हमारे जवानों ने समय रहते जो मोर्चा संभाला, जो उच्च उन्हें निर्देश प्राप्त हुए, जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस के, तो उसने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं बड़ा बनने से भी रोका है। ये बहुत बड़ा बनता। वीरेंद्र, यानी कि चीज़ें क्लियर हैं, आदिवासी समाज जो कह रहा है वो सबको सुन लेना चाहिए, क्योंकि हम कहते ही हैं कि हम जनजाति प्रदेश हैं। हम उस प्रदेश की बात करते हैं जहां जनजाति वर्ग ही प्रतिनिधित्व करता है। वीरेंद्र, जिस प्रकार बस्तर एक वनांचल क्षेत्र है, बस्तर में अधिकतर भोले भाले आदिवासी रहते हैं। अब जो है धीरे धीरे नक्सलवाद समाप्त की ओर है। अब जो है धर्मांतरण के जो वाद है वो धीरे धीरे जो है सामने आ रहे हैं। अहम बात है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है अभिमन्यु जी। अब बात तो हमें सुननी पड़ेगी आदिवासी समाज की, नहीं तो फिर लोग अपना कहने का जरिया उनका ये उनका गुस्सा है, उनके गुस्से को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जी निश्चित ही आप जो है आपका कहना बिल्कुल उचित है, बात समझने की जरूरत है। और आदिवासी समाज का कहना सहमत हूं। जो मेरे कहने से क्या होता है, वहां पर इतने आदिवासी भाई बहन हैं, वो कह रहे हैं और खुल के कह रहे हैं वो तो। जी निश्चित ही मैं वही कह रहा हूं, सबकी सुनी जानी चाहिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। लेकिन जो अराजकता फैली, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जो ये सारी चीजें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। उसका जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिकरण करना धर्मांतरण के नाम पर। क्यों? क्योंकि पहले ये कहते थे, हमारी जब सरकार थी, कि कांग्रेस जो है धर्मांतरण और इस तरह की चीजों को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से सब धर्म वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल से बनने के बावजूद इस सब चीजों में कोई कहीं किसी भी तरीके का जो है कमी तो आई नहीं है, ऊपर से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो बात यही है कि कहीं विवाद हो जाना, विवाद का सुलझ जाना, ये अलग विषय है, लेकिन उस विवाद को लेकर हिंसा हो जाना, ये सबसे खराब स्थिति है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। हमारा शांत प्रदेश माना गया है, शुरू से शांति का टापू माना गया है। इसलिए जो ये हिंसा हुई है उसके हम खिलाफ है। और हिंसा क्यों हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने राजनीतिकरण किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो माहौल बनाया, उस माहौल का जो खामियाजा है आज हमारे ग्रामीण भुगत रहे हैं। उनके घर जलाए जा रहे हैं, वहां आदिवासियों के घर जलाए जा रहे हैं, अधिकारियों को पीटा जा रहा है। ये सब किसकी गलती है? ये सब सरकार बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा चलाया है उसकी गलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए ये सब स्थिति के लिए। वात्सल्य जी, अभिमन्यु जी का साफ तौर पर कहना है कि आमाबेड़ा में जो स्थिति अनियंत्रित हुई उसके पीछे आपकी पार्टी है। वहां पर यह मामला इतना नहीं जाना चाहिए था। पूर्व नियोजित नहीं इसे कह सकते, पूर्व के समय में जो आपके बयान हैं वो पूरी बातें इस घटना को तैयार करती हैं। विवेक जी,
आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बहुत ही अच्छी बात पूछी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने पूछा कि भाई जो जनजातीय समाज है वो तो अपनी जगह सही है, अगर वो डिमांड कर रहा है कि भाई उनकी रीति रिवाजों की रक्षा की जाए, इन्होंने उस बात का जवाब अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है, उसका लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जो हमारे रीति नीति को सही है वो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बैठ के और वीरेंद्र वहां पर पूरी जानकारी बताकर छत्तीसगढ़ तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि इस बात को तो लिख लेना चाहिए और कई कई दिनों तक याद रखना चाहिए कि आदिवासी समाज ये बात कह रहा है। और यही तो नया सवेरा है। पहले तो सब यही कहते थे कि आदिवासी समाज में जन जागरूकता नहीं है। अब कितना जन जागरूकता चाहते हैं आप लोग? नहीं तो विवेक जी फिर क्या हो गया था, देखिए अभी अभी कर्नाटक का चुनाव 1.5 साल 2 साल पहले हुआ। विवेक जी आपको पता है कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी जी के घोषणा पत्र में एक स्टेटमेंट था, एक वादा था कि हमारी सरकार लेकर आओ, हम धर्मांतरण कानून को पहली कैबिनेट मीटिंग में निरस्त कर देंगे। ये राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र था वहां पर। वही राहुल गांधी जो छत्तीसगढ़ में, और उनके प्रवक्ता जो है छत्तीसगढ़ में, उनका अलग स्टैंड रहता है। यही कांग्रेस थी विवेक जी, आप भी ये बात जानते हैं, जब 2006-2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्मांतरण कानून को और कठोर बनाने के लिए एक विधेयक लेकर आई थी, तो सड़क से लेकर संसद तक इन्होंने बहुत हल्ला मचाया था और फाइनली प्रेसिडेंट के पास, इनके प्रेसिडेंट के पास जाकर वो धर्मांतरण का कानून रुक गया था। एक बात पर वापस लौटते हैं, नहीं तो मूल मुद्दा गायब हो जाएगा। आदिवासी समाज अब चीख कर कह रहा है मूर्ति जी, मिश्रा जी, कि हम यही चाहते हैं कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो जाए वो जिस धर्म में धर्मांतरित हो रहा है उस तौर तरीके से ही अपना फ्यूनरल, उसका अंतिम संस्कार उस तरीके से हो, आदिवासी समाज के तरीके से ना हो। ये बात गलत है क्या मूर्ति जी? 100% सही है, उचित है उनका बात कहना। 100% मेरा कहना ये है कि किसी भी विवाद पर लड़ाई झगड़े तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, विवाद सुलझना चाहिए कानून के तरीके से। ठीक है मूर्ति जी बोलिए। विवेक जी 100% सही है। देखिए आप फिर एक बात समझिए, आदिवासी अपनी जगह 100% सही है कि अगर आप कन्वर्ट हो चुके हैं तो भाई आप अपने कब्रिस्तान में जाइए, वहां पर अपने पिता को दफनाइए, यहां पर कोई दो राय नहीं है। वहीं पर वो दूसरा लड़का, देखिए विवेक जी मैं दोनों पक्ष रखूंगा, वो दूसरा लड़का जो अपने खेत में अपने पिता की बॉडी को दफनाना चाहता है, संविधान ने उसको भी हक दिया है। मगर यहां पर मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर यही रायपुर रहता, दुर्ग रहता तो मामला दूसरा रहता। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, यहां पर जो है पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, इसे डील करने का तरीका अलग रहता है। पहला, दूसरा, आज यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। आप और मैं आज टीवी में बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक कोर्ट की रूलिंग ना आ जाए। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, न्यायालय सर्वोपरि है। लेकिन हमें भी यही लगता है और आप लोग को भी ये लगता होगा कि वो जो जन भावनाएं कह रही हैं, उनके जो उग्र विचार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में जो बात छिपी हुई है वो गलत नहीं है। और आप और मैं, इस वक्त हमारे सहयोगी तो वहीं मौजूद हैं, अगर आप और मैं भी वहाँ होते, मिश्रा जी, मूर्ति जी, तो हम भी उनकी बात को सुन रहे होते और यही कहते कि नहीं आपका कहना जायज़ है, वो कुछ गलत डिमांड तो कर नहीं रहे। चलिए मैं धन्यवाद करूंगा, आप लोगों ने बहुत संवेदनशीलता के साथ अपनी पार्टी की बात रखी है और ये बहुत कम बार होता है, लेकिन आप दोनों ने बात रखी। मूर्ति जी, मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों तक आपने जो तस्वीरें पहुंचाई है, इससे ये पता चलता है क्या स्थिति है। हमने कहीं पर भी कोई भी खबर ऐसा नहीं बताया कि वहाँ वैसा नहीं हो रहा हो, केवल ताज़ा स्थिति आप तक पहुंचाई है। हालात सामान्य है, आदिवासी समाज को अब अपनी बात को कहने का तरीका थोड़ा सा बदल देना चाहिए। ये एक सलाह के तौर पर इसलिए भी है कि एक नज़ीर पेश हो और ये भी समझ में आए कि आदिवासी समाज पूरी तरह से इस बात पर क्लियर है कि साहब धर्मांतरण के बाद अब आदिवासी समाज की रीति नीति से अंतिम संस्कार मत कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।